साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हो। एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता अमित शाह के मुंह से। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। कर्नाटक में आज क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और RSS को भी हम बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी बातें बताई थी। नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या बोल लिया बताया तो। ये है RSS की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद है, इस पर मुझे दुख होता है। जोर से बोलिएगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कुरुलकर नाम का एक आदमी RSS का DRDO का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? बहुत काम किया धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था? ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को आप न्यू इंडिया कहते हैं? 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता मिला, 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में यानी जिसमें स्वास्थ्य का बीमा था उससे कवर हुए, 5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंची, वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे। कई देखिए मैं कहता हूं 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया, ज्यादा तेज गति से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया। कुछ जो पिछली सरकारें सोच रही थी और हिम्मत नहीं कर पाई वो किया, और कुछ जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई। तो बिजली, पानी, सड़क, उसमें हमने क्या किया, सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। जो इन्होंने सोचना था मगर कर नहीं पाए, जैसे GST, हमने वो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में भारत बहुत आगे बढ़ा, वो तो एक अलग बात है, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा, यानी हम विश्व में सौर ऊर्जा के नेता बन के उभरेंगे, ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। यह बदलाव हमारे टाइम में आया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर की दुनिया में देश बन गए, कार मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे नंबर के देश बन गए, सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे निकल गए। और बाद में कहूं क्या बदलाव आया, आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इतना ही नहीं, उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए। तो ये बदलाव आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है, आपका तर्क क्या है? नाकामी के 9 साल इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है अपना 1 या 2 या गड्डी 2000 की बदलने के लिए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। ये इनकी असलियत है। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ इस देश ने क्या देखा। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी, और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। यह इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 7, 1, 2, 3 नहीं 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो GM मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है तो प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी हजूरी के लिए अपने खाने की थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है।
इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी। इस देश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी, जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। ये देश सब कुछ देखता है और अब देश ये भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। और भारत का संसद क्या है, यह हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है ये भी देश देख रहा है। किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। और यह देश आज एक सवाल पूछ रहा है, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है। उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं। और आज इतिहास बन रहा है। इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है। ये इनके 9 साल का फलसफा है। कोई एक ऐसा अधिनियम बताइए जो आपने जिसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए हो। सुप्रिया जी ने आपको चैलेंज किया, सुधांशु जी अभी। इनके और उसमें यही अंतर है, ये नियम बनाते थे। मोदी सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किए हैं जो रिडंडेंट, अप्रासंगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए बने हुए थे। अमित शाह जी ने मुझे स्वयं बताया था कि जब वो गृह मंत्री बने गुजरात के, तो जानते क्या था, 1965 की लड़ाई के समय गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ, तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुब्बारा नहीं आया। अरे भैया, सैटेलाइट का जमाना आ गया और गुब्बारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था। ऐसे एब्सर्ड रूल्स को हटाने का काम किया। ये हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं, बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा ये हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा। अब तो सच बोलते ठीक है। जब हमारी सरकार आई तो हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है। दूसरे नंबर पे, अब नंबर 1 पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे। आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं। क्या बोला तूने? वो बनाने वाले कोई थोड़ी है, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। 37 किलोमीटर पर डे अगर रोड बन रही है तो ये भी कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा है, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे। 3.5 करोड़ मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास, वो भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे। मगर अब क्या बताएं, अब ये कहते हैं चीन के अतिक्रमण की बात। अब जिनके दिमागों के ऊपर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अब उसके लिए क्या करें? चाइना को हमने, अब ये लोग बहुत सेंटेंस बोलते हैं, चाइना को हमने, चाइना के शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। बताएं कैसा झूला झुलाया उन्होंने? आज मैं पूछूं, चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े हैं? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया। वो झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। इन्होंने कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप हैं?
आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं। उन लड़कियों के आंसू देखकर, और आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का यह न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सेवई खाने या बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब, मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। साहब हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए, और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती है उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का मुलजिम पाया जाता है। आप अब महिलाओं की बात कब करिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। जवाब दे दो। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम, आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में। आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं। ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक को घायल नहीं हुआ। और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। सुनिए, और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह कह के आपने उनको धोतरा करने का प्रयास किया। और कर्नाटक में क्या हुआ? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। उन्होंने पहलवानों का जिक्र किया और उसको उन्होंने महिलाओं से जोड़ा। बजाओ ताली, पहलवान बैठे 1 महीने से, बजाओ ताली। ये यहाँ पर देश की बेटियां न्याय मांग रही है, बजाइए ताली, सुप्रिया जी बजाइए। नहीं, मैं तो जनता से पूछना चाहती हूँ, देश की बेटियां न्याय मांग रही है, क्या निर्लज्ज ताली बजा रहे और बजाओ ताली, क्योंकि उसमें से कोई बेटी और बहन निकल हो सकती है।
अरे बोलना चाहिए, सुधांशु जी, महिला होकर तो बोलूंगी ना। उसके लिहाज आप तो से कट गए कुछ क्वेश्चन से। आपकी सरकार आपको क्या पता है कर राम रही जी जगत है? बनाई ये नहीं। सरकार के सामने एक चुनौती है, ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूं, इसकी तो जांच हो रही है, जांच कोर्ट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कर रही है, उसका इंतजार नहीं है। सुप्रिया जी, क्या ये बात आप डिनाई करेंगी कि टेररिज्म का जवाब बहुत ही तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से दिया जा रहा है और इसकी धमक और गूंज हर जगह सुनाई देती है? क्या आप इस बात को डिनाई करेंगी? कौन सी धमक और कौन सी गूंज? मैंने रजौरी और पुंछ 2 हफ्ते पहले हुए टेरर अटैक्स के बारे में बात करी है, हमारे 10 जाबाज की शहादत हुई है। कौन सी गूंज आपको सुनाई दी है? सरकार ने उसको स्वीकारा तक नहीं है, एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोला गया। क्या बात कर रहे हैं आप, छोड़िए उस बात को। इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जांच हो रही है। मेरे जानकारी के अनुसार और मुझे जितना सार्वजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है, सार्वजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारें चलती हैं। लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और इनका सांसद आज भी कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। क्यों है भाई? लोक लाज तो ये कहता है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। निकालिए उनको, आने दीजिए रिपोर्ट। अगर साफ होगा तो दोबारा अपने पद पर आ जाएंगे, नहीं होगा तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने से बेटियां बैठी है, मैं आपसे पूछती हूं, महिला बाल विकास मंत्री बहुत चिघाड़ती है, मुंह खोल खोल के फाड़ फाड़ के गला, एक शब्द नहीं बोलेंगी। वित्त मंत्री महिला एक शब्द नहीं बोलेंगी, तमाम महिला सांसद एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है, आज पूछने उससे आप गए। और एक बात जनता की जानकारी के लिए सबको बता दूं, प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी बातें बताई थी। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? ऐसी क्या फंसी है इन लोगों की बृजभूषण शरण सिंह से, ये मैं जानना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूपी से आती हूं तो थोड़ी राजनीतिक समझ रखती हूं, थोड़ी वहां पकड़ है, मुझे ऐसा लगता है ये बाबा और अमित शाह की जो तनातनी है उसके बीच का मामला है ये, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है बृजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन ये दुनिया और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है, उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलिस ने। उनकी एफआईआर भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने और उनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और अब मैं 2-4 बातें, क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना, आरएसएस को बैन करने पे आपको बड़ी आपत्ति। आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था और ये कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहां पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए, 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता है और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक है। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से। सबसे पहले एक बात मैं और कहूंगी, यहां पर कश्मीर के बारे में बड़ी चिंता जताई गई। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से, मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोगों को पता है, पिछले 1.5 साल से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं। उनको करंट के तारों से रोका गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। राहुल भट्ट की चुन के हत्या हुई, एक शब्द नहीं। मिस बाला टीचर की चुनकर हत्या हुई। 10 हत्याएं हुई हैं पिछले 9 महीने में, एक शब्द नहीं है भाजपा का। लेकिन जब कश्मीर फिल्म का प्रमोशन होता है तो सारी संसद लग जाती है इनके प्रधानमंत्री करने लगते हैं। केरला की बात कर रहे हैं, क्या था केरला का? 30,000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा? 3 महिलाओं की कहानी है, 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने ये कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत संबोधित करिए। और कर्नाटक ने एक और बात कही है, कर्नाटक ने कहा है कि ये देश अमन, शांति और मोहब्बत चाहता है और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे तो ये देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभल पा रहे हैं कि क्या करें आप, जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की। आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है कहिए। अगर राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपकी पूरी कैबिनेट, आपके सारे चरण चुंबक, आपके जितना गोदी मीडिया है, एक साथ मिलकर उनको अटैक नहीं करता। मुझे लगता है कर्नाटक ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है। अगर आप इस देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है तो हम आपके पीछे मुस्तैदी से खड़े हैं। ना पढ़ना चाहिए या आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर आप पॉलिसी से जोड़ रही हैं तो
फिर क्या ये समझा जाए कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव हम हारते हैं, कुछ हम जीतते हैं। तो क्या ये माना जाए, आप जैसे कर्नाटक का संदेश बता रही है, वहां का क्या संदेश है? मेरी बात सुनिए, क्या ये माना जाए कि देवभूमि ने हिमाचल में इनको रिजेक्ट कर दिया है? अरे लोकतांत्रिक परंपरा से चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। तो मुझे ये बताइए, फिर कर्नाटक जब आप बता रही हैं, मेघालय में इनकी सीट कम हुई, आपका ये कहना है कि कर्नाटक से संदेश गया बीजेपी को, तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात से कांग्रेस को क्या संदेश? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को गलत कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ तो हमें जीते। और उत्तर प्रदेश और गुजरात बता दीजिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को बहुत मजबूत और बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन एक ये भी सच है कि आज दक्षिण ने इनके लिए द्वार बंद कर दिए हैं। दक्षिण कह रहा है नो वे, यू आर नॉट एंटरिंग आवर प्रेमिस। आप ना समझना चाहिए तो वो आपकी दिक्कत है। आपको लगता है कि आप वेष्टी पहनकर और अंगवस्त्रम डाल के लोगों का मन जीत लेंगे, नहीं। लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। और क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर एक बात कही गई कि हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई, लंबा हो गया सर। नहीं, एक मिनट, असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया। हाँ, हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आपको पता है यूके का परचेजिंग पावर पैरिटी, हर व्यक्ति की जो औसतन खरीदने की क्षमता या आय कह लीजिए कितनी है, यूके की जो औसतन क्षमता है वो $50,000 है, इंडिया की $7,000 है, करीब 7 गुना ज्यादा। अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा, $70,000 है, हमारी $7,000 है। जर्मनी $60,000 है, हमसे 8.5 गुना दुगना। तो एप्पल्स टू एप्पल्स। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही देखिए, आपने जो बताया कि आपको असलियत समझ में नहीं आती। मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी दिखा देता हूं। एक मिनट में, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आईएमएफ ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा भाई। अरे भैया, परचेजिंग पावर भाई आईएमएफ में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। एक मिनट, आप लोगों ने देखिए, अब इसको नहीं पता, खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गए। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या बोल लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट उधेड़ी, अभी तो बता रहे हैं। आप बोले मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो तीन की तो मूवी में कहानी है, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना दिमाग, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं, 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए। पहले आप ये बताइए, दक्षिण के राज्य में सरकार चाहिए या तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला, तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? पानी पीजिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना, 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूं, सुनिए। भगवान, सुनिए, हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए, सुनिए तो पहले, डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। से आप क्या सुनिए तो भाई, और आप यहाँ पे मुझसे आगे बेकार की बात। जवाब सवाल पूछा ये है नाथुराम गोडसे, आप हड़बड़ा रहे हैं, बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं, कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा, आत्मा का हत्यारा बड़ा। बोलिए, शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए, चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच, और ये है नाथुराम गोडसे के वंशज, जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद है, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है, और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच मत बोलिए। अरे राम समाधि में लिखा सच है, झूठ नहीं। बाकी आगे बोलिए। देखिए, बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि में लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूं व्यापा। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद कहने में, गोस्वामी तुलसीदास ने बोला, उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं
और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं, एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। सुधांशु जी, गांधी को कितनी गोलियां लगी? उनका काउंटर फिर आपके पास में। बोलिए, गांधी जी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है भाजपा की, क्योंकि असलियत यही है, आत्मा में। अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? कब है? अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता रखिए, भैया से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ सिक्योरिटी कितनी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी थी बताइए ना गांधी जी। कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है गृह मंत्री? क्यों चुप है रक्षा मंत्री? मैं पूछना चाहती हूँ, एक शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ। पूरी तरह से साइलेंट मैं बोलूंगी। प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था। 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की टोह प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आंकते हैं, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं? सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप कि उसका कोई पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात नहीं तो बोलना है, कौन वो बुलाता है, कौन वो करता है? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप। राजनीति को छोड़ दिए क्या? ये बताइए, छोड़िए। मैं एक बात कहता हूं, आप सीधी बात बताइए या ना? बताइए कहां संविधान में लिखा है? बताइए कहां लिखा राष्ट्रपिता? बोलिए या ना? बोलिए ना, बताइए कहां लिखा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस देश में राष्ट्रपिता मैंने तो जवाब दे दिया को दी गई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए आप। क्या बोस बाबू ने गलत कहा था राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को? क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था। इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन की बात हो ही रही है? तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो मौलाना आजाद, सर हम 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने, मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले गए। मुझे बार-बार वही ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लेके तो उतनी देर तो मुझे भी हक है ना। आप उससे मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मुद्दे से आप इनको रोकते भटकाने को, मुझे कहां रोक रहे हैं? नहीं, मेरा ये जवाब दोनों के लिए है। अरे राष्ट्रपिता का जो अपमान आप कर रहे हैं, पहले इन्होंने यूज किया था, हमने नहीं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष से गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप जेल में रह के किताब लिखी, और सुन लीजिए आगे, जेल में रह के किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, और कोई प्रमाण? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? मैं तो कह रहा अंग्रेजों के लड़ाई कर रही थी। आप तो अंग्रेजों के लड़ाई की बात कह रहे थे ना। फरमानी चाहिए। मैं वापस आता हूं, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं आज के हालात पर। आप ही के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा बाकायदा अभी 2 महीने पहले कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं 9.7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाख, 2,93,000।
क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा, और ये 9 साल में एक ऐसी चीज है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता है? मैं हवा में बात नहीं करूंगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा जाके देख लीजिए। पिछले महीने में बेरोजगारी की दर 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो उसने कहा कोविड के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। रोजगार प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगह प्रचुर मात्रा में अवसर क्रिएट करने का प्रयास किया। अब मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन कुछ चीजें पूछ रहा हूं आपसे। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि 2021 में फॉर वेरियस रीजंस और ऑब्वियस रीजंस है, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पर एनालिसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर सेंसस नहीं आएगा। 2021 के अनुसार 100 मिलियन था, अब 140 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। ये सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या दिक्कत है? 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है, अब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयावधि होगी उसमें सेंसस हो जाएगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही चीजें डिले होती जा रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होती जा रही हैं? हाँ, मानवीय बात है। वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तय करना था कि किस समय करना है और किस चीज को अधिक महत्व देना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फार्म्स लॉ हो, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। क्या ये एक फेलियर नहीं है? देखिए, हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया और बीच में चूंकि ये परिस्थितियां आ गई कोविड की, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, पर हमने तो एक्ट पारित कर दिया। मगर अब इस देश में सोचिए, संविधान की दुहाई देने वालों ने संसद के पारित विधेयक के खिलाफ राज्यों में विधेयक पारित किया। सुप्रिया जी, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया हो। ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस सरकार ने ऐसा किया जो आपको लगता है कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसका मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है इसका जवाब। ऐसा नहीं है, अब इसका जवाब दूंगी। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का क्या जवाब मिला? सेंसस क्यों ना? सेंसस डिपार्टमेंट है। अरे भैया, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठे हैं। पहली बात यह है। आपने पूछा नौकरियां 2 साल से नहीं हुई है, वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में, सबको नौकरियां मिल गई। कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां करप्शन है? आज देश की यह स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री को अपने 90 वर्ष में 71,000 चिट्ठियां बांटनी पड़ रही है, जो डाकिया घर लेके जाता था। ये नौकरी की स्थिति आ गई है, ये असलियत है इस देश में। आज अर्थव्यवस्था की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फरमानों के चलते 8.2% ग्रोथ की जीडीपी 4.1 पर कोरोना काल के पहले आप घसीट लाए थे। कोरोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पहले थी। लेकिन चलिए, एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आपने सीए और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था, रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए, 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंढोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रहे हो, कहा है इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के अभी देखिए मुंह से क्या निकल गया। 45 साल की सब, मैं कह ही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते ना 45 साल से। देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी। आईएमएफ का डाटा फर्जी है, वर्ल्ड बैंक का डाटा फर्जी है, जो आईएमएफ की चीफ कहें क्रिस्टिना जॉर्जिएवा वो भी फर्जी है। मगर एक में अद्वितीय ज्ञान से संपन्न जो आविर्भाव हुआ है राहुल गांधी जी, जो जाके संपूर्ण जगत को ज्ञान देते हैं भिन्न भिन्न स्थानों से बैठ के, उनका डाटा सही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करिए कि इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर गांव में बिजली थी, हर गांव तक सड़क पहुंची थी, और दूसरा हर गांव पहुंच गई, ये भी कहता हूं, अगर बिजली आ गई, सबके सिर पर छत आ गई, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई। बताइए
ये सारे वादे किए थे ना आपने। 1 मिनट, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अरे सुनिए तो, अरे भाई 1 मिनट पूरी बात करूं, आपने 20 मिनट कर दिया। कंप्लीट करने, फिर मैं आपके पास आऊं। देखिए कितनी आवादेश में पूछने लगी, ये हो गया कि नहीं वो हो गया। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं मतलब बाप ने मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, आप कह रहे हैं अब आगे सब कर देंगे। किसी को कोट कर रही हूं, जनता ही बताएगी किसको कोट कर रही हूं। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे। आज मैंने इनसे एक सवाल पूछा, सीए एनआरसी लाए आपको 3.5 साल हो गए, कानून क्यों नहीं बना रहे? किसान बिल आप क्यों लाए और आपने उसको क्यों वापस कर लिया? 750 किसानों ने 1.5 साल प्रदर्शन किया, 750 किसानों की शहादत हुई, क्यों होने दिया आपको? आप इतने संवेदनशील क्यों? आपने एक वर्ड यूज किया था, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुआ निशान जी, ध्यान भटक गया। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आधा लोग नहीं सुन पाए थे। कहते थे मित्रों न खाऊंगा न खाने दूंगा क्योंकि सब कुछ अडानी को खिला दूंगा, इसलिए वो सुन नहीं पाए थे। लोग आधा मिस कर गए। अडानी के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लोक लाज, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी सरकार, और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। अडानी के बचाव में सारी सरकार कूदी पड़ी है। तो ये सवाल है और इन सवालों का जवाब मैं सुधांशु जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। 1 मिनट मैम बताइए क्या किससे सवाल है आपका? अरे प्रधानमंत्री ने बहुत जवाब तो दे दो, उसके बाद दे लीजिए। गाँव में पहले गैस की नहीं थी, घर में औरतें जब खाना बनाएंगी, जब वो खाना बनाएंगी तो उनके आंखों से आंसू आएगा, उनको धुआं लगेगा। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना हर गांव में, हर घर में, बिल्कुल ऐसे जगह भी मिल रही है। महिलाएं इतनी खुश है, इतनी सशक्त है, अपने परिवार को पाल रही हैं, बीमार कम हो रही हैं, उनकी हेल्थ की। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। बहुत काम किया धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल यह है कि जब भी अडानी का जिक्र होता है तो चाहे बात राजस्थान की हो या केरल की हो, कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है। क्या ये बात सही है? आपका भी सवाल मुझे बहुत लाजमी नहीं लगा। पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो मैडम जी ने बोला। अच्छा, इसका जवाब नहीं देंगे? अरे रुकिए, पहले जनता की बात सुननी चाहिए। थोड़ा आप लोग भी सुनने की आदत डालिए, सिर्फ अपने मन की बात खोपते रहे। 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है मैडम, पता नहीं कितने लोग भरवा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मंत्रालय का आंकड़ा है। 4.5 करोड़ लोग, आधे उज्ज्वला के लोग पहला सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। एक बार जो भरकर मिल गया उसके बाद रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। 1200 का सिलेंडर है, 400 का मिलता था, 90 का सरसों का तेल था, 220 का है। आटे पर जीएसटी भी सरकार ने लगा दिया है। ये हाल किया इस सरकार ने। पकौड़ा तलने की हिदायत देते थे ना, गैस 1200 और तेल 220 का कर दिया। क्या बनाया तुमको? जो इसमें आया और काम करो पर क्या बोला मैं? प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर